साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। और आज की परिचर्चा यह है कि क्या चुनाव आयोग ने विपक्ष के द्वारा बनाए गए दबाव के परिणाम स्वरूप वोट डिलीशन की प्रक्रिया को चेंज कर दिया है। और जो विपक्ष के द्वारा और विशेष रूप से राहुल गांधी के द्वारा आरोप लगाया गया था कि किस प्रकार से चुनाव आयोग में एक संयुक्त रूप से एक षड्यंत्र के तहत वोट डिलीशन किया जाता है और इसी के साथ साथ वोट एक्सक्लूजन भी किया जाता है। अपनी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को बताया और वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जन जन में इस बात को पहुंचाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी करता है और न केवल वोट चोरी करता है बल्कि विपक्ष की आवाज है उसको भी दबाने का काम है वो करता है। और इसमें सीधे सीधे विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग किस प्रकार से वोट चोरी के इस खेल में शामिल है। और इस संदर्भ में जो कर्नाटका की जो आलंद असेंबली में जो वोट चोरी के और वोटों के डिलीशन का जो मैटर आया था और बाद में जब इसकी शिकायत की गई तो इस शिकायत के आधार पर खुद कर्नाटका जो चुनाव आयोग है उसने इसकी जो है वो एफआईआर करवा दी। यानी चुनाव आयोग ने है वो खुद ने यानी कि एक तरह से एफआईआर करवाकर और इसमें फंस गया। लेकिन जब ये मामला सीआईडी के पास में गया और सीआईडी ने जिन नंबरों से वोट चोरी की या वो जिस राज्य के या जिस अदर स्टेट के वो मोबाइल नंबर थे, जब उनका आईपी एड्रेस और उनकी जांच पड़ताल और उनसे संबंधित जब दस्तावेज चुनाव आयोग से मांगे गए तो चुनाव आयोग पिछले 18 महीने से लगातार जो है वो मुकरता रहा और उसने उपलब्ध नहीं करवाए। इसलिए इसी कड़ी में अब अंततः जो है कर्नाटक सरकार ने इसके लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो बना दी गई और अब ये जो टीम है वो शायद चुनाव आयोग से सारे आंकड़े हैं वो निकलवा सकती है। लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने अपने जो नियम है वो बदल दिए और इन नियमों में अब यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का वोट कटवाता है तो इसके लिए एक ओटीपी जो है जिस व्यक्ति का वोट काटा जा रहा है उसके नंबर पर जाएगा और वो जो नंबर है वो आधार से लिंक कर दिया गया। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि वोट डिलीशन के मामले में जो जागरूक मतदाता है कम से कम वो अपना वोट डिलीट होने से रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि चुनाव आयोग ने ये जो नियमों में बदलाव किया है ये पूरी तरह से वोट डिलीशन के काम को या वोट चोरी के काम को पूरी तरह से रोकता नहीं है, बल्कि इसमें अभी भी कई सारे चोर दरवाजे से ऐसे अभी भी प्रोविज़न है जिनके माध्यम से एक संगठित गिरोह के द्वारा जिस प्रकार से पहले किया जा रहा था वो आगे भी ऐसे कर सकता है। अब वो कौन कौन से मामले हैं उनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने जो है वोट चोरी जो रोकने के उद्देश्य से और इसी के साथ साथ में एक और जो फेरबदल है वो चुनाव आयोग ने किया है। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले बात आई थी, ये अभी इसी दौरान जब एक व्यक्ति ने और जो है वो चुनाव याचिका दायर की थी और ये कहा था कि काउंटिंग के दौरान उसके जो बैलेट पेपर के जो वोट है वो काउंट ही नहीं किए गए और उसमें यह बताया गया कि वो जो वोट हैं वो अवैध थे, जबकि उसने ये सिद्ध किया कि वो वोट तो उनके तो लिफाफे ही नहीं खुले और बिना लिफाफे खुले ही कि वो वोट सही थे या नहीं थे चुनाव आयोग के द्वारा या वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जो है उनको ऐसे ही यानी कि एक तरह से अवैध घोषित कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है ये चोरी
और पकड़ में चुनाव आयोग की आ गई है कि किस प्रकार से बड़े स्तर के ऊपर चुनाव आयोग धांधली करता है, और यदि शिकायत की जाती है तो शिकायत की सुनवाई नहीं करता, और जब उसके दस्तावेज मांगे जाते हैं तो दस्तावेज न देने के लिए ज्ञानेश गुप्ता मुख्य चुनाव आयुक्त बहाने करते हुए कहते हैं कि क्या बहन बेटियों के और बहुओं के जो वोट देने से संबंधित जो डेटा है क्या उपलब्ध करवा दिए जाए। अरे ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये कोई चेंजिंग रूम के डेटा नहीं थे, ये सामान्य वो डेटा है कि लाइन में कितने यानी कि एक तरह से मतदाता लगे हुए हैं, अंदर वोट सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई फर्जी तरीके से वोटिंग तो नहीं कर रहा है, उसमें यानी कि एक तरह से बहन बेटियों और बहुओं के या माताओं बहनों के आपको डेटा देने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। और आपका ये जो कुतर्क है वो देश बहुत अच्छे तरह से समझ गया, और आपके इस बयान ने इस बात के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि चुनाव में वोट चोरी में आप पूरी तरह से शामिल हैं। लेकिन चूंकि ये तो बात हो गई पहले से संबंधित, अब इसने यानी कि एक तरह से क्या क्या जो बदलाव है वो किया है, थोड़ा सा इसमें हम इसके ऊपर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। चुनाव आयोग द्वारा बैलेट पेपर और ईवीएम बैलेट पेपर में किए जाने वाले जो ताजा बदलाव है वो क्या है। अब उसमें पहला जो बदलाव है कि उम्मीदवारों की फोटो अब रंगीन होगी। किसमें रंगीन होगी कि अब से ईवीएम बैलेट पेपर पर प्रत्याशी की रंगीन फोटो लगाई जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, फोटो का 3/4 हिस्सा चेहरा होगा ताकि पहचान आसान हो सके। नोटा और प्रत्याशियों की सीरियल नंबर अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी जो अंक प्रणाली है, जो 1 2 3 वाली जो है, सामान्यतः हम यही यूज करते हैं, में मोटे और बोल्ड अक्षरों में लिखे जाएंगे। सभी प्रत्याशियों को नोटा का नाम एक ही फॉन्ट और साइज में छापा जाएगा। बैलेट पेपर 70 GSM के अच्छी क्वालिटी पेपर पर छपेंगे, और विधानसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर का रंग गुलाबी यानी पिंक होगा, और उसका RGB सेट भी तय किया जाएगा। तो ये तो हो गया इसके संदर्भ में। अच्छा, पहले ये इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर भी इसमें बड़ा बदलाव किया गया है, और वो क्या है, अब गिनती की प्रक्रिया में यह नियम लागू किया गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने से पहले ईवीएम गिनती का दूसरा आखिरी राउंड शुरू नहीं होगा। हालांकि ये बदलाव अपने आप में नाकाफी है। हमारा ये मानना है कि दूसरा राउंड नहीं बल्कि फर्स्ट राउंड ही ईवीएम का तब शुरू होना चाहिए जब पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाए, और पहले यही नियम था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसमें भी बहुत सारे लूप होल है, कभी चर्चा होगी तब उसके ऊपर जरूर हम चर्चा वो करेंगे। कहां से लागू होगा ये नियम? ये सबसे पहले नियम लागू होने वाला है बिहार चुनाव से। और इससे पहले क्या था कि सबसे पहले जो ईवीएम के जो दोनों राउंड है वो पूरे हो जाते थे, उसके बाद में जो है वो बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होती थी। तो ये आंशिक बदलाव है वो चुनाव आयोग के द्वारा है वो किया गया है। अब चुनाव आयोग जो है इसके माध्यम से यानी कि एक तरह से क्या सिद्ध करना चाहता है, अब ये सिद्ध करना चाहता है कि अब जो है पहचान जो है यानी प्रत्याशी की जो पहचान है वो आसान हो जाएगी, और मतदाता को बैलेट पेपर पर प्रत्याशी की स्पष्ट और रंगीन फोटो दिखेगी। तो ये यानी कि एक तरह से चुनाव आयोग का तर्क है वो लगता है। खासकर अशिक्षित या कम पढ़े लिखे मतदाता फोटो और चुनाव चिन्ह देखकर आसानी से सही विकल्प चुन सकते हैं। ये दूसरा यानी कि एक तरह से तर्क है वो दिया गया है। अगली जो बात है वो ये है कि इससे पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग की पारदर्शिता तो पूरी तरह से कटघरे में खड़ी हो गई है और पाताल में चली गई है। चुनाव आयोग को ये भरोसा वापस लाने में अभी तो बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि अभी भी चोर दरवाजे से ऐसे बहुत सारे नियम है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अभी चुनाव आयोग को काम करना है। क्योंकि जब तक चुनाव आयोग अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं मानेगा तब तक ये परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी चुनाव आयोग अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी और मोदी और अमित शाह है वो अपने आप को मान रहा है, और उसी के अनुरूप अब जो है वो चुनाव आयोग काम कर रहा है। पहले शिकायत होती थी कि पोस्टल बैलेट को गंभीरता से नहीं गिना जाता था यदि या गिनती आखिरी में या जल्दबाजी में होती थी। अब नियम तय कर दिया गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने से पहले ईवीएम गिनती का दूसरा और आखिरी राउंड शुरू नहीं होगा।
ये आंशिक बदलाव है वो यानी कि एक तरह से जो है वो किया गया है। अब इसके साथ साथ में यानी कि एक तरह से जो है ऐसा भी कहा जाता है कि एक ही फोन काम में लेने से जो भ्रम है वो कम होगा और किसी खास उम्मीदवारों को किसी यानी कि एक तरह से फोन में बदलाव की वजह से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। प्रत्याशियों के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है, यानी प्रत्याशियों को बराबर का जो है अवसर मिलेगा, ऐसा यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है। और किसी भी प्रकार की जो तकनीकी और जो प्रिंटिंग जो गड़बड़ी की वजह से किसी प्रत्याशी को जो अतिरिक्त लाभ या जो एक तरह से वेटेज मिलता था वो कुछ सीमा तक कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ में पोस्टल बैलेट का जो महत्व है वो भी बढ़ेगा और इसका प्रचार में यानी कि एक तरह से जो असर है वो भी दिखाई देगा, क्योंकि इससे यानी कि एक तरह से प्रत्याशियों को स्पष्ट रूप से यानी कि एक तरह से अपनी जो पहचान है वो प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये बदलाव मतदाताओं के लिए साफ, आसान और भरोसेमंद मतदान प्रक्रिया लाएंगे और प्रत्याशियों के लिए बराबरी और निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार की यानी कि एक तरह से प्रक्रिया को माननीय ज्ञानेश गुप्ता जी आप जो है वो पहले भी ला सकते थे, लेकिन अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाए गए, उसी के परिणाम स्वरूप वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई, उसके परिणाम स्वरूप ये बदलाव आए हैं, या यानी कि एक तरह से जो है चुनाव आयोग इसके लिए अवेयर था। तो निश्चित रूप से ये हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आज जन जन की जुबान पर यह बात पहुंच चुकी है कि वोट चोर गद्दी छोड़ और चुनाव आयोग चोर है, ऐसे नारे जब यानी कि एक तरह से जब जनमानस में अब बीजेपी के ऊपर लगने लगे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर लगने लगे हैं, तो निश्चित रूप से यानी कि एक तरह से जन दबाव के माहौल ने निश्चित रूप से काम किया है। इसी के साथ साथ में मीडिया चैनलों में और जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं इनमें भी कई प्रकार की डिबेट हुई है। इस डिबेट में जो है इन मुद्दों को उठाया गया है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से इस प्रकार की का दबाव है वो चुनाव आयोग के ऊपर पड़ा है और इसी वजह से यानी कि एक तरह से जो है ये नियम है वो बदले गए हैं। इसके अलावा जो वोट डिलीशन की प्रक्रिया में जो डेटा यानी कि एक तरह से सामने आए हैं और जो अनियमितताएं सामने आई है, तो इसने भी यानी कि ये इस प्रकार की अनियमितता ने जो है वो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर जो भरोसा और जो संदेह है वो कम किया है। तो इसलिए भी ये जो बदलाव है वो माने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यानी कि एक तरह से विपक्ष के द्वारा दिए गए दबाव और इसके साथ साथ में जनता की जागरूकता ने इस ओर जो है वो चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट किया, बल्कि चुनाव आयोग को मजबूर किया कि वो अपनी साख बचाएं और साख बचाने की प्रक्रिया में उसने ये कदम उठाए हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और कॉस्मो ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म और इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस और ज्ञान, विज्ञान, मानवता में विश्वास करते हैं तो आप हमारे से जुड़े, हमारी पार्टी के साथ में जुड़े। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और इसी के साथ साथ में आप हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।